हाँ सर, लाइव में स्टार्ट कर दीजिए, लाइव कर दिया, स्टार्ट भी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी ठीक। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पारितंत्र के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 2 के बारे में। तो उसमें कुछ स्लाइड्स जो है वो रह गई थी। आज की क्लास में हम जो है उनको जो है कंप्लीट करेंगे। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज़्यादा जो है नहीं लगेगा। और फिर हम चैप्टर 3 जो आपका यूनिट 3 है, जो कि प्राकृतिक संसाधन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है यूनिट 2 यानी इकाई 2 के बारे में बात करके उसको पूर्णतः खत्म करते हैं। और आज मुझे थोड़ा सा जो है एक्सक्यूज करिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, तो स्क्रीन पर ये सारी चीजें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। और पिछली बार जो है क्लास जो है बीच में ही खत्म हो गई थी 3 बजे के करीब। तो कुछ पोर्शन जो है वो रह गया था, तो आज उसी को ही कंप्लीट जो है वो कर लेते हैं। पिछली बार जो रह गया था वो है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। तो हमें जो हमारे पारितंत्र हैं या पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सेवाएं जो है उपलब्ध होती है, जो कि मानव जीवन को जो है हेल्प करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। और ये पूरे हमारे जो मौलिक जीवन है उसका आधार है। और मानव सभ्यता ही इस पर जो है पूर्णतः निर्भर करती है। मैंने आपको बताया था जब हमने ईवीएस का फर्स्ट यूनिट किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैंने आपसे ये पूछा था कि दिल्ली देश की राजधानी क्यों है, इसका जो है पर्यावरण कारण क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो प्रमुख संरचनाएं हैं, प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जो कि है दिल्ली रिज और यमुना नदी। और इन दोनों से ही हमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत सेवाएं जो है वो जो मिलती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है जीवन फला फूला। और इसी वजह से यहाँ दिल्ली को अगर हम उसका प्राकृतिक कारण माने या पर्यावरणीय कारण माने, तो दिल्ली देश की राजधानी आज से नहीं, कई सालों से यहाँ पर राजधानी रही है। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो हमारे पारितंत्र हैं या पारिस्थितिकी तंत्र है, उनसे हमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत सेवाएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्वच्छ हवा हो। तो इन सबको हम वर्गीकृत करते हैं विभिन्न सेवाओं के रूप में, और इन सेवाओं को हम पारितंत्र सेवाएं बोलते हैं। ठीक है, जितने भी हमें सेवाएं हमें पारितंत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती हैं, इनको हम पारितंत्र सेवाओं के अंदर वर्गीकृत करते हैं। तो मिलेनियम पारिस्थितिकी तंत्र आकलन जो है ये 2004-5 में हुआ था, और उसमें जो है इसकी परिभाषा जो है फिक्स करी गई थी। और उसके हिसाब से 4 प्रमुख प्रकार की जो है पारितंत्र सेवाएं हैं। पहला है प्रावधान सेवाएं, जिसको प्रोविजनिंग सर्विसेज हम बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत वो सेवाएं हम आती हैं जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप से जो है पर्यावरण से या पारितंत्रों से प्राप्त होती हैं, जैसे कि भोजन। ठीक है, इसके अलावा रेशे, जिनसे हम अपने कपड़े बनाते हैं, लकड़ी होगा। इसके अलावा ताजा पानी है। और इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी औषधीय पौधे जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पारितंत्र से प्राप्त होते हैं। इसलिए ये प्रावधान सेवाओं के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया है। जो भी प्रत्यक्ष लाभ जिनको आप देख सकते हैं, ऐसे लाभ जो है हमें अगर प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो उसे हम प्रावधान सेवाओं के अंतर्गत जो है वर्गीकृत करते हैं। दूसरी है विनियमन सेवाएं, जिनको रेगुलेटिंग सर्विसेज भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत वो सेवाएं आती हैं जो पारितंत्र के जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उनके नियमन के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। जब विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में जो प्रक्रियाएं चलती हैं, अगर उनका कंट्रोल यानी नियमन करें, तो उससे प्राप्त होने वाले जो लाभ है, इनको हम जो है विनियमन सेवाएं या रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंतर्गत जो है डालते हैं, वर्गीकृत करते हैं। उसमें प्रमुख है जलवायु विनियमन। आज जो है हम जलवायु, आज से आप देख रहे हैं उसका परिवर्तन हो रहा है, धरती गर्म हो रही है, तापमान शीघ्रता से ऊपर बढ़ रहा है।
तो उसका कारण ये है कि धरती की जो जलवायु विनियमन सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन पर कुठाराघात हुआ है, और मानव हस्तक्षेप के कारण जो है वो गड़बड़ा गई है, उनका संतुलन गड़बड़ा गया है। जब हमने कार्बन चक्र पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि आज कार्बन चक्र जो है खराब हो रहा है, उसमें गड़बड़ी आ गई है, वो असंतुलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि मानव गतिविधियां जिस तेजी से बढ़ रही हैं और जिस तेजी से हम जो है जीवाश्म ईंधन, जिसमें प्रमुखतः कोयला और पेट्रोलियम है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में हमारे वायुमंडल में लगातार बढ़ रही है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे जंगल हैं, जंगल क्या करते हैं कि हमारे वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और अपने तनों में और मिट्टी के अंदर उसको लंबे समय तक जो है संजो कर रखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है वनोन्मूलन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, और विकास परियोजनाएं जो है वो बिछाई जा रही हैं। तो इसकी वजह से भी जो जलवायु विनियमन है वो खतरे में पहुंच गया। इसके अलावा प्राकृतिक खतरा विनियमन, जो हमारी प्रकृति है वो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक खतरे हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो सुनामी हो, उनसे जो है बहुत अलग अलग प्रकार से जो है उनका विनियमन करती हैं, उनको कंट्रोल करके रखती हैं, ताकि जान माल का नुकसान ज्यादा ना हो। इसका उदाहरण मैं दूंगा, जब सुनामी आई थी 2004 के वर्ष में, 26 दिसंबर 2004, हिंद महासागर में जो है ये सुनामी आई थी, एक बहुत बड़े भूकंप के बाद ये आई थी। तो भारत के तटीय क्षेत्रों में ऐसा देखा गया कि जहां पर मैंग्रोव के जंगल अभी भी मौजूद थे, तो उन्होंने उन बस्तियों को बचा लिया जिनसे ये मैंग्रोव के जंगल जो है वो घिरे हुए थे। उसके आसपास जहां जो बस्ती मैंग्रोव के जंगलों से घिरी हुई थी, वहां पर सुनामी का वेग जो है वो कम पहुंचा, और वहां पर कम कैजुअलिटी देखने को मिली, कम लोग वहां पर उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जहां पर तटीय क्षेत्र जो है मैंग्रोव से नहीं ढका हुआ था, तो वहां पर सीधा मैंग्रोव का ये सुनामी का प्रहार हुआ, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। तो इसके अलावा ऐसे चक्रवातों में भी देखा गया है कि जहां पर जिन क्षेत्रों में मैंग्रोव के जंगल हैं तटीय क्षेत्रों में, तो वहां पर चक्रवात का असर कम हो जाता है, क्योंकि ये जो मैंग्रोव के जंगल हैं उसके जो वेग को अपने ऊपर ले लेते हैं, और इससे जान माल का नुकसान कम होता है। लेकिन जहां पर ये नहीं होते वहां पर ज्यादा होता है। इसी तरीके से आप पहाड़ी क्षेत्रों में भी देख सकते हैं कि जहां पर जंगल होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां कटान की समस्या नहीं रहती, और बाढ़ की भी समस्या बहुत कम रहती है, क्योंकि जंगल जो है एक स्पंज का काम करते हैं, और सारे पानी को, अगर बाढ़ के साथ में आए हुए पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं और धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक खतरा विनियमन। इसके अलावा जन शोधन, जो अगर हम बात करें, जो नदियां हैं उनमें आज तो ये जल शोधन का काम भी करती है। इसी प्रकार से अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें जो सड़ा गला जो मलमूत्र है उस पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु जो है उसका अपघटन करते हैं, और इससे जो है अपशिष्ट जो है आप देखते हैं कुछ ही समय में जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा सड़े गले मांस पर भी अपमार्जक, जैसे गिद्ध और एवं अन्य जैसे अपमार्जक, जैसे आपका कौवा हो गया या सियार, वो उसको खाते हैं और अपशिष्ट प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। परागण, परागण के बारे में आज कोई नहीं बात कर रहा। मधुमक्खियों की वजह से ही हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उस पर निर्भर करती है। अगर परागण ना हो, मधुमक्खियां जैसे छोटे जीव ना हो, जैसे छोटी जीव ना हो, तो जितने भी फल और सब्जियां हम खाते हैं वो उपलब्ध नहीं होंगी। वो कैसे बनती हैं? परागण के माध्यम से। जब एक फूल से दूसरे फूल पर मधुमक्खी जाती है तो फलों का विकास होता है। और इसके अलावा कीट नियंत्रण, प्रकृति भी जो है कीट नियंत्रित करके रखती है। कई ऐसे जीव जंतु हैं जो कि कीटों को पर अपना भोजन करते हैं, और इसकी वजह से कीटों को नियंत्रित करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की विनियमन सेवाएं जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा तीसरी तरीके की सेवाएं हैं सांस्कृतिक सेवाएं, कल्चरल सर्विसेज इनको बोलते हैं, जो हमारे मानव
जो संस्कृति है वो जो है प्रकृति पर ही निर्भर करती है। हम देखते हैं कि हम पेड़ पौधों को पूजनीय मानते हैं, चाहे वो पीपल हो, बड़ हो, बेलपत्र हो, इनकी पूजा की जाती है विभिन्न क्षेत्रों में। तो प्रकृति से जो है बहुत सारे लोकगीत जो है वो जुड़े हुए हैं, पेड़ों पर बहुत गीत जो है वो जुड़े हुए हैं, और कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे आप देखते हैं कि खासकर आदिवासी लोग जो हैं उनमें ब्याह शादी भी तभी होती है जब महुआ के पेड़ में फूल आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी संस्कृतियां जो है प्रकृति पर जो है जुड़ी है। इसी तरीके से आपका मनोरंजन भी, अगर जब आपको गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकृति का आनंद उन्हें प्राप्त होता है। तो ये प्रकार की सांस्कृतिक सेवाएं हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ये सब जो है अप्रत्यक्ष लाभ है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। और चौथा और लास्ट है सहायक सेवाएं। तो ये वो सेवाएं हैं जिनके माध्यम से अन्य प्रकार की सेवाएं जो है वो जनित होती हैं। तो अन्य प्रकार की सेवाओं को जनित करने के लिए इन सेवाओं का होना जरूरी है, ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और इनमें इनके अंतर्गत आपका प्रमुखतः आते हैं पोषण चक्र, जैसे भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जिनके बारे में हमने पिछली बार में बात की था, मृदा का निर्माण, और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण। तो ये सब होना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही जो है बाकी सारी सेवाएं जो है वो जनित होंगी। तो इनको सेवाएं, सहायक सेवाएं जो है उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, उसके बाद ये जो है ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। वो है प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमने पिछली बार खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करा था, और ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से आपका जो है होता है खाद्य श्रृंखलाओं में, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर जो है रूपांतरित करते हैं और अपने कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, खासकर ग्लूकोज। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो जो है अपना सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है और पानी साथ में मिलकर जो है आपका ग्लूकोज बनाते हैं, और इसका इस्तेमाल पेड़ पौधे अपने बढ़वार के लिए जो है वो करते हैं और श्वसन प्रक्रिया के लिए करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित ऊर्जा का प्राथमिक इसे उत्पादन कहते हैं, कि मतलब जितनी पेड़ पौधों पर जो है सौर ऊर्जा पड़ी, और सौर ऊर्जा को कितनी सौर ऊर्जा को जो है पेड़ पौधों ने रूपांतरित किया रासायनिक ऊर्जा में, और कितना ग्लूकोज बना। ठीक है, तो इसको हम प्राथमिक उत्पादन बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्राथमिक उत्पादन या प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्या रेट रहा, मतलब कितने तेजी से जो है प्राथमिक उत्पादन किया गया पेड़ पौधों द्वारा, तो इसको हम प्राथमिक उत्पादकता के अंतर्गत परिभाषित करते हैं, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्राथमिक उत्पादन की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं और उसकी क्या दर रही, इस ऊर्जा को परिवर्तन करने की क्या दर रही, तो उसको हम प्राथमिक उत्पादकता या संचय दर क्या रही, उसको प्राथमिक उत्पादकता के रूप में परिभाषित हम करते हैं। और इनका जो यूनिट है वो है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर जो है ईयर। तो इसके रूप में हम इसको जो है अभिव्यक्त करते हैं, यानी इसका यूनिट है। और प्राथमिक उत्पादन का क्या यूनिट है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितने ग्राम जो है पौधों ने जो है ग्लूकोज बनाया या रासायनिक ऊर्जा बनाई हर मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके हम प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता, अच्छा, प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है। पहले होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी होती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है जीपीपी। ठीक है, और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है एनपीपी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण से रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं तो कितनी उन्होंने ऊर्जा बनाई, तो इसको हम सकल प्राथमिक उत्पादकता के रूप में इसको बोलेंगे।
और जब इसके अंदर से हम श्वसन के लिए कितनी ऊर्जा जो है वो लगी, उसके बाद जो बची हुई ऊर्जा होती है उसको हम शुद्ध या उत्पादकता जो होती है उसको हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन। तो उसके बाद हमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है वो मिलती है। आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे जो है जितनी सौर ऊर्जा उन्होंने रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करी, उसका कुछ हिस्सा जो है अपने श्वसन प्रक्रिया, अपनी बढ़वार के लिए लगाते हैं, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। और यही शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है उपभोक्ताओं के पास पहुंचती है। जब शाकाहारी पेड़ पौधों को खाएंगे तो केवल उनके पास शुद्ध प्राथमिक जो है प्राथमिक उत्पादकता ही पहुंचेगी। ठीक है, और सकल प्राथमिक उत्पादकता जो है वो ये दर्शाती है कितना प्रकाश संश्लेषण से जो है रासायनिक ऊर्जा जो है प्राप्त हुई पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। और ये इसके साथ ही ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो गया, यूनिट 2। अब हम जल्दी से यूनिट 3 की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है उसके साथ में हम बात करते हैं। अब मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यूनिट 3 के स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सब दिख रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा कि सर जो स्क्रीन है वो दिख रही है। एक मिनट दीजिएगा, मैं नए चैप्टर की स्क्रीन जो है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो थम्स अप या मैसेज कर दीजिएगा, कि बता दीजिएगा कि स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है आपको। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है। चलिए आज जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। यूनिट 3 प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो वो प्राकृतिक पदार्थ जो हमें प्राकृतिक रूप में जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो उनको हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जो है उनको वर्गीकृत करते हैं, जिनका कुछ मूल्य हो। ठीक है, जिनका कुछ मूल्य हो, जो मानव जीवन में जो है हम इसका उपभोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनको हम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश हो गया, चाहे वो वायुमंडल हो गया, जल थल, सभी खनिज जो है हमें थल से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फल, फसल, सब्जियां, पशुओं के जीवन से प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ। ठीक है, तो ये सब जो है प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत हम करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन का मूल्य जैसे हमने शुरू में बात करी, तो वो इस पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम मार्केट या बाजार की बात करें तो जो बाजार है वो मांग के ऊपर ही जो है निर्भर करता है। कितनी डिमांड है तो उस पर निर्भर करता है। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधन का मूल्य निर्धारित करते हैं तो उसमें जो है कितनी उस प्राकृतिक संसाधन का मांग है या उपलब्धता है, इस पर ही उसका जो है मूल्य निर्धारित होता है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए। तो बहुत अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं
जिस या तरीके से हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है, एक रूप ये है कि उपयोग की सततता के पर आधारित। ठीक है, तो आप देखते हैं सबसे कॉमनली ये यूज होता है कि कितना आप उसका उपयोग कर सकते हैं सतत तरीके से। तो उसको उसके आधार पर दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है प्राकृतिक संसाधनों को। पहला है नवीकरणीय या नव्यकरणीय संसाधन, और दूसरे हैं अनवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो होते हैं जिनको आप पुनः नया बना सकते हैं। ठीक है, और वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, उनकी उपलब्धता निरंतर बनी रहेगी। जब तक ये पृथ्वी मौजूद है तब तक इन संसाधनों की जो उपलब्धता है वो बनी रहेगी। जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं खासकर सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है वो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर उपलब्ध रहेगा ही रहेगा। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि आपके वायु का वेग या फिर वायु की अगर हम बात कर ले तो वायु भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। तो ये कभी भी जो है पूर्णतः विलुप्त नहीं हो सकता। वायु भी जब तक पृथ्वी है तब तक वो रहेगी। इसी तरीके से जल संसाधन, जल संसाधनों के बारे में बात कर ले तो शुद्ध जल जो है वो कम जरूर हो सकता है। क्यों हो सकता है इसके बारे में हमने शुरू में भी बात करी थी कि शुद्ध जल जो है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन जल संसाधन अगर हम पूर्ण रूप में अगर हम बात करें तो देखेंगे वो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी श्रेणी आती है अनवीकरणीय या जिनको हम नया नहीं बना सकते ऐसे संसाधन। ठीक है, तो इस ऐसे संसाधन अगर एक बार प्रयोग हो गए तो इनको बनने में लाखों लाख समय का जो वर्षों का समय जो है वो लग जाता है। इस वजह से इनको नया नहीं बनाया जा सकता या बनने में बहुत सालों का समय लगेगा। तो इसी वजह से इनको अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो उसमें आपके प्रमुखता आते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कि आपका पेट्रोलियम या फिर आपका प्राकृतिक गैस या कोयला। ठीक है, ये तीन संसाधन जो है अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगा था। आप सभी जानते हैं कि कोयला, पिछले चैप्टर में हम बात करी थी कि कोयला कैसे बनता है। कोयला जो है प्राचीन जंगल जब पृथ्वी की जो सतह के नीचे जब समा गए और लाखों वर्षों के अंतराल बाद जब उन पर तापमान और लगातार दाब की स्थिति बनी रही तो वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए और आज उनका उपयोग हम जो है करते हैं। अब खनन के माध्यम से उनको बाहर लाकर हम उनका उपयोग करते हैं। तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन जो है वर्गीकृत हम करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, यानी किस प्रकार से इन संसाधनों की उत्पत्ति हुई। तो इसमें पहला है अजैविक संसाधन, यानी जिनमें जीवन मौजूद नहीं है ऐसे संसाधन, जैसे कि आपके कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, वो अजैविक संसाधन है। और जैविक संसाधन जिनमें जीवन मौजूद है, जैसे आपकी मछली हो गई जिसका उपयोग खाने के लिए करते हैं, फल फूल सब्जियां। इसके अलावा जो हमारे जानवर हैं जिनको जो पशु बोलते हैं, जिनका जिनसे दूध प्राप्त होता है, मीट प्राप्त होता है, तो वो सभी जैविक संसाधन है। ठीक है, औषधीय पौधे भी जैविक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है इनको। उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण, यानी आपका उद्देश्य क्या है उसके आधार पर भी वर्गीकरण संभव है। जैसे कि ऊर्जा संसाधन, जिनसे ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो उनको हम ऊर्जा संसाधन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि आपका कोयला, ठीक है, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इनको जब जलाकर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो इसलिए ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया जाता है। कच्चा माल, यानी जो फैक्ट्रियों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल जिससे प्राप्त होते हैं, ऐसे संसाधनों को या कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे संसाधनों को हम जो है कच्चा माल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आपका लोहा, ठीक है, लौह, ठीक है,
तो लोहा खनिज जो है उसको हम ऐसे ही प्रयोग नहीं कर सकते, उसको सबसे पहले जो है फैक्ट्री के अंदर स्टील में परिवर्तित किया जाता है, और या फिर उनसे विभिन्न प्रकार के चीजें जो है बनाई जाती है, चाहे वो बर्तन हो गया, चाहे वो गाड़ियां हो गई। तो इस प्रकार से कच्चा माल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ, तीसरा प्रकार है खाद्य पदार्थ। जिन प्राकृतिक संसाधनों को भोजन के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी जितनी भी कृषि फसलें, तो उनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको खाद्य पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय की क्या क्या जो है डेफिनेशन है, यहाँ पर इस स्लाइड में दी गई है। तो नवीकरणीय जिनको आप बार बार नया बना सकते हैं, इनको जो है आप अगर एक बार खत्म हो जाए तो जो है वो उनको दोबारा से प्राप्त करना संभव है, कभी भी ये विलुप्त नहीं हो सकते। और अनवीकरणीय वो है जो कि एक बार अगर खत्म हो गए, जितनी तेजी से आप उनको इस्तेमाल करेंगे, अगर वो खत्म हो गए तो उनको दोबारा से जो है आप अगर उनको उपजाना चाहेंगे तो बहुत सालों का या वर्षों का समय जो है उसमें लग सकता है। ठीक है। इसमें एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा वनों के बारे में। वनों को वैसे तो नवीकरणीय संसाधन के रूप में जो है हम वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि वन जो है अगर आप सभी जानते हैं, अगर एक बार कट भी जाए तो दोबारा से जो उनके बीज, पेड़ों के बीज अगर मृदा के अंदर होते हैं तो वो फुटाव ले लेते हैं, और कुछ वर्षों के बाद दोबारा से वन जो है स्थापित हो जाते हैं। लेकिन जिस तेजी से अगर हम वनों को काटते गए, उतनी तेजी से उनका पुनर्विकास नहीं हुआ, तो क्या होगा, वन भी एक प्रकार के अनवीकरणीय जो है संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से मृदा भी अगर हम बात करें, मृदा भी यही है। मृदा अगर देखें तो वो नवीकरणीय संसाधन है, एक बार अगर वो खत्म हो गई तो उसको दोबारा से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारी मृदा को हम इसी तेजी से उसमें कटान होता रहा, या फिर उसमें जो है मरुस्थलीकरण होता रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मृदा का ह्रास होगा, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जाएगी, और इसकी वजह से मृदा भी अनवीकरणीय संसाधन बन जाएगी। ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम आगे की बात करते हैं वन संसाधनों के बारे में, सबसे पहले हम वन संसाधनों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वनों के प्रकार के बारे में हमने पिछले चैप्टर में यूनिट 2 में, इकाई 2 में हमने बात कर ली थी कि वनों के प्रकार क्या होते हैं, वन पारितंत्र क्या होता है, और भारत में विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में हमने पिछली इकाई में हमने चर्चा कर ली थी। आज के इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि वनों से हमें किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लाभ जो है वो मिलते हैं। अगर हम वनों से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में बात करें, तो वनों से हमें इमारती लकड़ी, फल फूल, उसके अलावा रेशे, जिससे हम आपका ये क्या कहते हैं, कागज बनाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की गोंद हमें लकड़ी वनों से प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होती है, जड़ी बूटियां। ठीक है। तो ऐसे संसाधन जो है हमें वनों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो वन जो है जलवायु परिवर्तन को रोकते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से, जल चक्र को जो है वो संभाल कर रखते हैं, जल चक्र को नियंत्रित करके रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आप देखते हैं कि पेड़ों वृक्ष जो है अपनी मृदा को बांध कर रखते हैं और उसके कटान को रोकते हैं, मृदा अपरदन को जो है वो रोकते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं का आश्रय जो है वो वनस्थली रहती है। वन जंगलों में आपको विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जो है वो विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो वनों से हमें विभिन्न प्रकार के जो है लाभ जो है वो मिलते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं कि कितना क्षेत्रफल जो है हमारे वनों के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे पूरी देश का 19.47% है। ठीक है। और अगर एक स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, पूरे विश्व में ये मानता है कि पूरे भूभाग का 33%, अगर किसी देश की अगर हम बात करें तो उसके पूरे भूभाग का 33% जो है वनाच्छादित होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में केवल वो 19.47% है, और उसको बढ़कर इसमें करीबन 14% की जो है वो कमी है। लगातार अभी कुछ दिन पहले ही
एक रिपोर्ट आई है कि भारत में वन जो है वो बढ़ रहे हैं, उनका जो लगातार जो है क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। बट अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो क्योंकि ये सैटेलाइट आधारित जो है इमेजेस जो होती हैं, जो चित्र होते हैं, उनके आधार पर जो है ये आंकलन किया जाता है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें, उस क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको कई बार जो है नारियल के पेड़ दिखाई देंगे या फिर आम की बागान दिखाई देंगे, जो कि वनों के अंतर्गत नहीं आते। वन में क्या होता है, आप देखेंगे कि पेड़ों के जो है विभिन्न प्रकार की परतें आपको दिखाई देंगी। जैसे हमने पिछली बार देखा था, सबसे पहले तो आपको वन मंडप दिखाई देगा जो बहुत बड़े बड़े पेड़ों से घिरा होता है। उसके बाद जो है छोटे मंझूले पेड़ आते हैं और बिल्कुल नीचे जो है झाड़ी और हरी घास और छोटे पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं। तो और 3 भागों में आपको जो है जंगल आप देख सकते हैं, उसके अंदर 3 परतें या लेयर्स आपको दिखाई देंगी। तो आप एक बागान को, बाग में तो आपको बस एक पेड़, एक ही तरीके का पेड़ जो है दिखाई देगा, एक किस्म का। लेकिन एक जो जंगल होता है उसमें अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं वनोन्मूलन, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो आज जो है विभिन्न कारणों के द्वारा जो है वनों का नाश हो रहा है और इसकी वजह से जो है प्राकृतिक जो संतुलन है वो गड़बड़ा रहा है। और इसकी वजह से आप देखते हैं कि आज जो है प्रकृति का जो संतुलन होना चाहिए और वो बहुत ही क्षीण हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी कारण है जिसके कारण वनोन्मूलन होता है। पहला है कृषि कार्य। तो कृषि के माध्यम से भी आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारे पास कृषि योग्य भूमि जो है वो कम थी। और क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रही थी उसमें, तो उस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन जो है मुहैया करवाने के लिए जो है जंगलों को काटा गया और उसकी जगह खेत खलिहान जो है बिछाए गए। तो इसकी वजह से जो है बहुत तेजी से वनोन्मूलन हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में एक कृषि होती है जिसको बोलते हैं झूम कृषि। ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है कि किसी भी एक वन के क्षेत्र को जो है चिन्हित कर लिया जाता है और वहां पर मौजूद जितनी भी वनस्पति है उसको या तो काट दिया जाता है या जला दिया जाता है। और काटने और जलाने के बाद वहां पर जो है कृषि कुछ सालों तक की जाती है। जब तक मृदा की जो है उपजाऊ क्षमता मौजूद है तब तक वहां पर कृषि जो है की जाती है। और जब उसकी उपजाऊ क्षमता क्षीण होने लगती है तो इसके एक और वनों के जो क्षेत्र को चिन्हित कर लिया जाता है और उसमें भी फिर यही जो है प्रक्रिया दोबारा से करी जाती है। वहां उसको जलाया जाता है जंगलों को और काटा जाता है। ठीक है। इसको इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी हम बोलते हैं। और इसके अलावा झूम कल्टीवेशन या झूम खेती, ठीक है, झूम खेती या झूम कृषि, ये भी हम इस रूप में वर्गीकृत करते हैं। और इसकी वजह से जो है जंगलों को बहुत तेजी से नुकसान होता है। और खासकर भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इसमें इस प्रकार की खेती जो है वो करी जाती है। ठीक है। उससे भी व्यापक रूप से जंगलों को नुकसान होता है। इसके अलावा व्यापारिक उद्देश्य हेतु वन विनाश, यानी आपका जंगलों से काटा जाता है। खनिज के लिए खनन। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे खनिज पदार्थ हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, वो सभी धरती के जो गर्भ में जो है वो मौजूद है। अगर हमको प्राप्त करना होता है तो हमें सबसे पहले जो है खनन प्रक्रिया को करना पड़ेगा। सॉरी। तो उससे क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज वहां पर जंगल है तो जंगलों को काटना पड़ेगा ताकि मिट्टी को हटाकर उन खनिजों तक पहुंचा जा सके। ठीक है। तो खनन की वजह से, खनन प्रक्रिया की वजह से भी जंगलों का बहुत व्यापक रूप से नुकसान होता है। इसके अलावा वनाग्नि, जो जंगलों में आग लग जाती है समय समय पर, इसकी वजह से भी जंगलों को बहुत तेजी से नुकसान होता है। ठीक है। अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। और जब ये झड़े हुए पत्तों पर किसी कारणवश अगर कोई चिंगारी वहां पहुंच जाए तो जो है झटपट वहां पर आग लग जाती है और ये आग जो है बहुत तेजी से फैलती है और बहुत व्यापक रूप से जंगलों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। इसके अलावा जीवीय कारकों द्वारा विनाश। ठीक है। बहुत सारे ऐसे जीवित कारक हैं, उसके कारणवश भी आपको जंगलों
को ह्रास आपको देखने को मिलता है। खासकर जो है बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जैसे टिड्डियां हो गई, और इसके अलावा भी और भी तरीके के कीड़े, तो ये सब भी जंगलों को जो है व्यापक रूप से जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और जंगलों को जो है उसका पुनः जो उगना होता है उसकी जो ग्रोथ रेट है उसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा एक और कारण है, वो है अति चराई। ठीक है, वो भी जीवी कारकों के अंतर्गत आता है। अति चराई, जो आपके मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, वो भी जंगलों के अंदर जब जाकर चराई करते हैं तो पेड़ पौधों को वो उगने नहीं देते, और इस अंततः ये होता है कि धीरे धीरे जो है जंगल पूर्णतः विनाश हो जाते हैं, उनका पूर्णतः उन्मूलन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो बकरी होती है खासकर, या गायें होती हैं, ये पेड़ों के जो छोटे पौधे होते हैं जंगलों में जो ऊपर उग रहे होते हैं, उनके कोमल पत्ते खा जाती हैं, और बार बार चराई के होने की वजह से क्या होता है, वो पेड़ या पौधा जो उसको पनपना चाहिए था वो नहीं पनप पाता, और वो छोटा ही रह जाता है और धीरे धीरे वो मरने लगता है। ठीक है, तो इस कारणवश भी पेड़ जो है वो पूर्णतः नहीं उग पाते, और इससे वनों का विनाश जो है धीरे धीरे सुनिश्चित हो जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी विकास परियोजनाएं हैं, जैसे रेलवे का निर्माण, बांधों का निर्माण, सड़कों का जाल जो हम बिछाते हैं, उसकी वजह से भी जो है वनों का विनाश होता है। खासकर आप देखते हैं कि जो हाईवे बनते हैं, इससे क्या होता है कि वन जो है बहुत तेजी से जो है फ्रेगमेंट हो जाते हैं, उनके बहुत छोटे छोटे हिस्सों में वो विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समस्या का कारण है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कभी पहले जंगल नहीं हुआ करता था, वहां पर भी लोग जो है वन लगा देते हैं, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, समस्याएं आजकल उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये जैसे चारागाह, ठीक है, चारागाह जो है आजकल परिवर्तित हो रहे हैं वनों के रूप में। लोग वहां पर जंगल लगा रहे हैं जहाँ का चारागाह होना चाहिए था। अब ऐसे जानवर हैं जिनको चारागाह की जरूरत होती है, जो घास पर निर्भर करते हैं। जब वो घास ही नहीं होगी तो क्या होगा, तो वो फिर जो है शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां पर जाकर कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से मानव और जो जंगली जानवर हैं उनके बीच में टकराहट जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वनोन्मूलन के पर्यावरण पर प्रभाव। वनमूलन जो अगर हम करते हैं तो उससे क्या प्रकृति पर प्रभाव होते हैं। एक तो जहां पर जंगलों को काटा जाता है, वहां पर सबसे पहले देखते हैं कि वहां पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, जैसे मृदा अपरदन, बाढ़ और सूखा जो है खासकर वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि उस क्षेत्र की जलवायु जो है वो गड़बड़ा गई होती है। वहां पर जल चक्र जो है वो गड़बड़ा जाता है, असंतुलित हो जाता है, और इसी की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव आपको जो है देखने को मिलते हैं उस क्षेत्र में। सबसे पहले जो होता है, अब मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो जंगल है वो हमारे जब बारिश ज्यादा पड़ती है तो एक स्पॉन्ज का काम करते हैं। हमने घर में अगर स्पंज रखी हो तो उसमें पानी डालते रहें, तो क्या होता है कि वो पानी को सोखती चली जाएगी, और उस पानी को धीरे धीरे जो है अपने अंदर से निकालती है। इसी प्रकार से जंगल है वो बहुत ज्यादा अगर बाढ़ आ जाए तो उस बाढ़ का पानी को अपने अंदर संजो लेते हैं, और धीरे धीरे जो है उसको पानी को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है बाढ़ आने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम जंगल वहां पर से उसका विनाश कर देंगे तो क्या होगा, अगर बाढ़ आएगी तो एक ही वेग में जो है वो तबाही लेकर आएगी, और जान माल को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा। इसी तरीके से सूखे की अगर हम बात करें तो जंगल जो है सूखे को भी रोकते हैं। जब वो पानी को अपने अंदर संजो कर रखेंगे तो वहां पर पानी की उपलब्धता सारा साल बनी रहेगी, तो सूखे से भी उस क्षेत्र को जो है बचाते हैं। और देखते हैं कि जहाँ ये देखा गया है, जहाँ पर जंगलों का कटान बढ़ जाता है, वहां पर अगर जो बारिश अगर होती है तो वो बहुत तीव्रता से मृदा को का अपरदन करती है, मिट्टी को वो अपने साथ में बहा ले जाती है। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र में जो है सूखे पड़ने की या काल पड़ने की जो संभावना है बहुत तेजी से जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव, बाढ़ों की
प्रवृत्ति, जल संसाधनों की मात्रा पर प्रभाव, यानी आप देखते हैं कि जल संसाधन कम हो जाएंगे, जलाशय जो तालाब या झीलें हैं वो कम हो जाएंगे, मृदापर्दन पर वृद्धि, एवं पांचवा पॉइंट जो अभी मैं मिस कर गया वो है जैव विविधता का ह्रास। जो जंगली जीव जंतु जो हैं, जब उनका आवास क्षेत्र नाश हो जाएगा तो वो भी या तो मर जाएंगे या फिर वो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करेंगे, जहां पर आप देखते हैं कि आजकल शहरों में तेंदुआ आ गया, ये खबरें आम आपको देखने को मिलती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वनोन्मूलन बहुत तेजी से जो है वो हो रहा है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे अभी तक हमने जो है वन संसाधनों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं खनिज संसाधनों के बारे में। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी पर आज देख रहे हैं कि जितने ज्यादा किसी भी देश के पास खनिज संसाधन होते हैं, उतना ही ज्यादा जो है उस देश का आर्थिक विकास होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोहा या से स्टील बनता है, और स्टील से बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होते हैं, इमारतें, उनका निर्माण जो है किया जाता है। तो इसके अलावा जो लोहा है, सॉरी, ये कोयला है, वो भी एक प्रकार का खनिज ही है। और उससे जो है आप देखते हैं कि कोयले से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ऊर्जा हमें क्यों चाहिए होती है? बिजली के रूप में। तो बिजली जितनी ज्यादा चाहिए होगी, उतना ही माना जाता है कि उस देश का तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये खनिज संसाधन जो है वो आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा मददगार है। खासकर इसमें से आप देखते हैं कि आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, और गोल्ड जिसको सोना बोलते हैं, ये सब हो गए। तो ये सब जो है खनिज किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में बहुत प्रमुख भूमिका जो है निभाते हैं। तो आज जो हमारा पूरा जीवन है वो खनिजों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, चाहे वो आपकी गाड़ियां हो गई, वो खनिजों से ही बनी है, लोहे से बनी है, स्टील से बनी है। ठीक है, आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, चम्मच से लेकर जो है आपके कढ़ाई तक, या और भी कोई भी बात कर ले, जो आपके प्रतिदिन में आप देखते हैं, चाहे वो आपके लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें भी खनिजों का जो है इस्तेमाल होता है। तो हमारा जीवन जो है खनिजों के ऊपर पूर्णतः आज के समय में निर्भर है। तो प्रकृति में हमें 2000 से अधिक खनिजों की खोज इस समय कर ली है, और जिनमें से 200 खनिजों का रूप जो आज के समय में औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोग उसका होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि धात्विक खनिज, जिनमें धातु प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलती हैं, और दूसरा है अधात्विक खनिज, जिनमें अधातु होती हैं और धातु नहीं होती, और तीसरा है ऊर्जा खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है इसमें प्रमुखतः शामिल है। और धात्विक खनिज में आप देखते हैं लोह धातु, जिसमें आपका लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि आते हैं। अलोह धातु में तांबा, लेड, टिन, बक्साइट आदि आते हैं, और बहुमूल्य खनिज में आपको सोना, चांदी, प्लेटिनम आते हैं। अधात्विक खनिज में अभ्रक, लवण, लवण जिसको नमक बोलते हैं, नमक का भी प्रयोग या इस्तेमाल जो है आप खाने में करते हैं। पोटाश, इसका इस्तेमाल आप सभी जानते हैं, उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। सल्फर यानी गंधक, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल जो है विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाने के लिए करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेंट वगैरह बनाने के लिए करते हैं। ग्रेनाइट, इसका भी इस्तेमाल जो है घरों को बनाने के लिए किया जाता है, निर्माण कार्य में। चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, इसका भी इस्तेमाल निर्माण कार्य में होता है। ठीक है, तो भारत में 64 खनिजों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें 4 ईंधन खनिज, 11 धात्विक खनिज एवं 49 जो है गैर धात्विक खनिज जो है शामिल है। अब हम बात करते हैं कि ये जो खनन है, अच्छा, अब खनिजों को आप पृथ्वी की सतह पर कैसे लाएंगे? ठीक है, तो इन खनिजों को जो है पृथ्वी की सतह पर लाने के लिए खनन प्रक्रिया करनी पड़ती है, और इस खनन प्रक्रिया से बहुत ज्यादा प्रकृति को या पारितंत्रों को नुकसान होता है। इसके बारे में हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, फिर भी जो है अब थोड़ा सा इसको वाइडर रूप में जो है हम डिस्कस करते हैं। तो क्या खनन के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं? पहला दुष्प्रभाव आप जो देखते हैं कि सबसे पहले अगर उस क्षेत्र में अगर जंगल हो, तो जंगलों की कटाई जो है, 1 मिनट दीजिएगा।
ठीक है, अब हम मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही होगी। एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी क्षेत्र से खनन करना है तो वहां पर अगर जंगल है तो उन जंगलों को वहां से हटाना पड़ेगा, आपको वनोन्मूलन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जंगलों का ह्रास होता है। इसके अलावा आपको खनन करने के लिए उस क्षेत्र में डायनामाइट लगाना पड़ेगा, बारूद लगाना पड़ेगा, और बारूद लगाकर उस क्षेत्र को ध्वस्त किया जाता है, वहां पर अगर चट्टाने हैं उनको तोड़ा जाता है। और इसकी वजह से आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ता है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर बारूद वहां पर लगाएंगे तो बहुत सारा जो है धूल वहां पर उड़ेगी, और ये धूल की वजह से वायु प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा निकलेगा होगा। इसके अलावा जो वहां पर जो चट्टाने और जो वेस्ट मटेरियल वहां पर से निकलता है, तो वो भी जो है उस मल को जो है एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। अब बारिश के पानी के साथ में कई बार जब उस ढेर पर अगर बारिश हो जाए तो बारिश के साथ में बहकर उस ढेर में जो व्याप्त बहुत सारी अलग अलग भारी धातुएं, ऐसी धातुएं जो नुकसान पहुंचाती हैं मानव शरीर को और दूसरे जीव जंतुओं को, वो सब भी बारिश के पानी में घुल कर जो है नदियों, झीलों, तालाबों तक पहुंच जाती है, और जल प्रदूषण जो है उसकी वजह से होता है। तो खनन की वजह से वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, और इसके अलावा आप देखते हैं मृदा प्रदूषण भी होता है, क्योंकि मृदा भी जो है वो खराब हो जाएगी उस क्षेत्र की। वहां पर जो पूरा परिदृश्य है वो आपको बहुत ही खराब प्रतीत होगा। तो आप देखते हैं जैसे जहां पर खनन हो रहा होता है पूरा क्षेत्र जो है वो छिन्न भिन्न होता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो ऐसे क्षेत्र में आपको जो है बहुत उसके बुरा प्रभाव जो है वहां पर देखने को मिलता है। जल प्रदूषण उससे होता है, वायु प्रदूषण होता है, भूमि कटाव आपको देखने को मिलते हैं, और धूल और नमक से भूमि का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। धूल और नमक से जो है उस क्षेत्र का जो है स्वरूप बदल जाता है, और जो खानों के समीप जो बस्तियां हैं उन पे भी इसका प्रभाव जाता है। वन क्षेत्र, वन प्राणियों पर तो इसका असर जाता ही जाता है, जो आसपास के क्षेत्रों में जो है उसकी वजह से होता है। तो खनन की वजह से वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, और जल प्रदूषण उससे होता है, वायु धुआं से क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। अब वायु प्रदूषण से क्या होगा, आसपास के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उन पर भी सॉरी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव जो है वो उन पर देखने को मिलेगा, उनको विभिन्न प्रकार के रोग उनमें हो जाएंगे। इसके अलावा जो भारी धातुएं हैं, खासकर आप देखते हैं जिसमें सीसा और पारा आता है, सीसा, पारा, ठीक है, और इनकी वजह से भी बहुत ज्यादा मानव शरीर को नुकसान होता है, ये बहुत ज्यादा घातक होते हैं, और इसका मानव शरीर पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीसा अगर हम बात कर लें तो वो हड्डियों और जो है आपका रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका बनना कम हो जाता है, और खून की कमी मानव शरीर पर देखने को मिलती है। और जो हमारा पारा होता है वो सीधा मांसपेशियों और खासकर मस्तिष्क पर जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उस पर प्रभाव करता है, और इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है, बहुत सारे अलग अलग मस्तिष्क विकार जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो ये बहुत ही जहरीले हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी भारी धातुएं हैं जिनमें कोबाल्ट भी आता है, और ये सब जो है ये खनिजों के साथ में ही, जो खनिज हम खनन करते हैं उनके साथ ही खदानों के अंदर मौजूद होते हैं। और जो जो जिस कूड़े के ढेर को, जैसे हमने उस क्षेत्र में आपका खनन कर लिया, तो बाद में जो डेब्रिस बचा, जो कूड़ा बचा, या फिर जो कचरा वहां पर बच गया, तो उसके अंदर ये भारी धातुएं जो है बहुतायत से मिली होती हैं, और जब भी इस पर वर्षा पड़ती है तो ये पानी के अंदर घुल जाती हैं, और जो है नदियों को वो प्रदूषित करती
हैं। अब ऐसे पानी का प्रयोग अगर आप कृषि कार्य के लिए भी करेंगे तो आपकी कृषि भी प्रभावित होगी, आपका जो भूमि है जिस पर आप कृषि भूमि वो भी जो है खराब हो जाएगी, उसकी उपजाऊ क्षमता पर भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है। इसके अलावा आए दिन खादानों में, भूमिगत खदानें, खासकर जो भूमिगत खदानें हैं उनमें बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती रहती है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि बहुत सारे जो खनिक हैं, वो जो लोग हैं किसी खदान में फंस गए, या वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, या फिर वहां पर विस्फोट हो गया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो है जो खनिक लोग हैं जो कि खनन प्रक्रिया में लगे रहते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन उनको वो धूल भरे वातावरण में रहना पड़ता है, और इस वजह से जो है उनके अंदर विभिन्न प्रकार के रोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक और भी दिया हुआ है कि झारिया क्षेत्र, एक झारखंड में एक क्षेत्र है, वहां पर कुछ खानों में वर्षों से आग लगती आई है। यहाँ पर जो है खासकर कोयले का जो है उत्पादन होता है, और इन आग में को आज तक बुझाया नहीं जा सका है, और वहाँ के आसपास के लोग जो हैं अभी भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और उनमें विभिन्न प्रकार के जो है वायु प्रदूषण के कारण रोग जो है, सांस लेने में समस्याएं या ऐसे रोग जो है उनमें जनित हो चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट किया, आपके खनिज संसाधनों के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं खाद्य संसाधनों के बारे में, जिनको हम फूड रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो खाद्य संसाधन भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। और कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से मानव जो है प्रकृति से जो है खाने को प्राप्त करता आया है, और हम जो है कृषि, अगर हम की बात कर ले, वो भी कई वर्षों से ये चली आ रही है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वनस्पति हो जिसमें प्रमुखतः फल, कंदमूल, पत्तियां एवं खुम्बी आदि इत्यादि आते हैं। इसके अलावा जीव जंतुओं का प्रयोग भी हम जो है खाने के रूप में करते हैं, जैसे मुर्गियां हो गया, बतख हो गया, या फिर बकरियां हो गई, या मत्स्य पालन हो गया। तो ये सब भी जीव जंतु खाद्य संसाधनों के रूप में ही इनको प्रयोग किया जाता है। खनिज के रूप में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे खनिज का भी हमारे जीवन में हम खाद्य रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर नमक का। तो नमक के बारे में अभी रिसेंटली बात ही करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उपयोगिता के आधार पर फसलों के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो अगर हम उपयोगिता के आधार पर फसलों के प्रकार के बारे में बात करें तो धान्य या अनाज फसलें, यानी जिनमें से हमें अनाज प्राप्त होता है, धान, चना, मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब जो है धान्य या अनाज फसलों के अंतर्गत वर्गीकृत करी जाती हैं। इनसे हमें खाने के लिए अनाज जो है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा बागबानी वाली फसलें, खासकर जिसमें फल आते हैं प्रमुखतः, जैसे अमरूद, लीची, केला, पपीता, नाशपाती, संतरा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि फूल वाली किस्में, जिससे हमें फूल प्राप्त होते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा वगैरह, भी वो बागबानी फसलों के अंतर्गत ही इनको जो है वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा रेशेदार फसलें, ऐसी फसलों जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है, जिससे हम अपने कपड़े बना सकते हैं, जैसे जूट, कपास, सनई, पटसन आदि ये फसलें हैं। औषधीय फसलें, जिनसे हम औषधीय गुणों के कारण इनको लगाते हैं, जैसे पुदीना हो गया, मिंट हो गया, ठीक है, या फिर एलोवेरा हो गया, इनकी खेती क्यों करी जाती है? उनके औषधीय गुणों के कारण। एवं नकदीय फसलें, यानी जिनको आप देखते हैं कि इनसे काफी ज्यादा जो है अच्छी कमाई होती है, किसानों को अच्छी खासी कमाई इनके द्वारा, इनके माध्यम से होती है। जैसे आपका गन्ना हो गया, जूट हो गया, काफी हो गया, कोको हो गया, कोको पाउडर, जैसे चॉकलेट बनती है। ठीक है, तिलहनी फसलें, जैसे आपकी तिल हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, मसाला फसलें, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत, नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो आधुनिक कृषि है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव जो है वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक तो कृषि जो है वो परंपरागत रूप से भी होती थी, लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक कृषि जो है वो हो रही है। परंपरागत खेती में क्या होता था कि पारंपरिक जो किस्में थी,
चाहे वो अनाज की फसलों की हो, चाहे वो फलदार पेड़ों की हो, उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसमें क्या था कि ऐसी फसलों में जो उत्पादन होता था वो कम होता था, लेकिन इन इन फसलों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो कहीं गुना ज्यादा थी। तो इन पे कीड़े जो है वो कम लगते थे, लेकिन इनसे उत्पादन जो है वो कम होता था। ठीक है। तो इसके अलावा पारंपरिक खेती में जो है खासकर जो है जल संसाधन जो है उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, जल संसाधनों का ज्यादा दोहन नहीं होता था। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि आपने इवन अगर गांव में जाकर आज भी देखा होगा, कई बहुत कम गांव में बचा है कि जो कुआं होता है उससे आसपास एक बैल बांध दिया जाता है। बैल जब घूमता है तो उस कुएं में से जो पानी है वो निकाला जाता है, और इस पानी को नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता था। तो ऐसे पहले के टाइम पर बहुत होता था। आज के टाइम पर अगर हम किसी भी खेत में जाकर देखें तो वहां पर ट्यूबवेल आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो पहले जो है सिर्फ बहुत कम जल संसाधनों का दोहन होता था, लेकिन इसकी वजह से ये होता था, चाहे उत्पादन कम होता हो इन फसलों का, लेकिन उनका प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव बहुत ही कम होता था। ठीक है। लेकिन अगर हम आधुनिक कृषि की बात कर लें तो इसमें जो है बहुत ज्यादा उर्वरकों का और उर्वरकों का प्रयोग होता है। क्यों उर्वरकों का प्रयोग होता है? क्योंकि हम इसमें आधुनिक कृषि में जो है बहुत तेजी से उगने वाली किस्मों का प्रयोग करते हैं, और इनका उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होती है। उत्पादन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो पेड़ पौधों पौधों को खनिज जो है जो पदार्थ ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा उर्वरक यानी यूरिया का प्रयोग करेंगे ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सके। और ये जो उर्वरक हैं ये क्योंकि ये रासायनिक होते हैं तो ये मृदा के साथ में प्रक्रिया करते हैं और मृदा को खराब भी करते हैं। इसके अलावा जो हम ये जो फसलें होती हैं जो आधुनिक कृषि में इस्तेमाल करी जाती हैं उच्च उत्पादकता वाली किस्में, इनमें कीट लगने का जो संभावना है ये भी बहुत ज्यादा रहती है। इनमें बहुत ज्यादा कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है। तो इस वजह से इन पर लगातार जो है रसायनों का छिड़काव जो है, रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव जो है लगातार करना पड़ता है, ताकि इनमें जो कीट वगैरह ना लगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग भी हमने शुरू कर दिया है, जिससे क्या होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैंने बहुत शुरू में लेक्चर में बताया था कि पंजाब में एक ट्रेन ही है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। तो इसमें लगातार पेशेंट्स की जो संख्या है, मरीजों की संख्या, वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज पंजाब में जो मिट्टी और पानी पूर्णतः प्रदूषित हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि ये जो आधुनिक कृषि है इसमें बहुत सारे मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। पहले की कृषि में जो पारंपरिक कृषि थी उसमें केवल हल का प्रयोग किया जाता था, या फिर और छोटे मोटे जो टूल्स वगैरह हैं उनका प्रयोग करा जाता था। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग कृषि कार्य में होता है। इसके अलावा बड़े बड़े ट्यूबवेल और नहरों के माध्यम से जो है सिंचाई व्यवस्था करी जाती है, और ट्यूबवेल की वजह से भी आप देखते हैं प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो होता है। ठीक है। तो ये क्या क्या नुकसान है जो कृषि कार्यों की वजह से, आधुनिक कृषि के कारण हमारे पर होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट्स का टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप पूछ लीजिए, ताकि मैं उनको आंसर कर पाऊं, और बाकी बातें हम अगली क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप पूछ लीजिए। ठीक है। अच्छा, शालिनी पूछ रहे हैं, सर आपने अभी तक अपना नंबर नहीं दिया। ये मैंने नंबर तो पिछली बार दे दिया था, और इवन आपको भी दिया था। शालिनी जी, 1 मिनट में आपको फिर से इसमें नंबर दे देता हूँ। मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को दिया भी था, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो नहीं बनाया है। ठीक है, आपको नंबर भेज दिया है।
और भी कोई क्वेश्चन है तो वो, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप बना ही नहीं है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप एक बना लीजिए। आपकी क्लास की ये जो शालिनी है उनको मैंने नंबर सेंड कर दिया है, शिवम भी है आपकी क्लास में, उनको भी मैंने जो है नंबर सेंड किया हुआ था। तो आप जो है आपस में अगर कोऑर्डिनेशन हो सकता है तो प्लीज कर लीजिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। सकल मतलब ग्रॉस, जितनी बनी, कितनी रासायनिक ऊर्जा जो है पौधे ने बना सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम सकल प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। अब इसमें से कुछ पौधे ने अपने श्वसन प्रक्रिया में इस्तेमाल करी, अपने बढ़वार के लिए, अपनी अपने उगने के लिए जो है इसका प्रयोग किया। तो बाकी जो उत्पादकता बच गई, प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, तो उसको हम जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है उसको वर्गीकृत करेंगे। तो उसको हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बोलेंगे। और यही जो है आगे चलकर जो आपके हर्बीवोर्स यानी आपके शाकाहारी पशु हैं उनको ये उपलब्ध रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है अगले थर्सडे है।